हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं पोखरराम बामणिया और आप देख रहे हैं बायोलॉजी रिवीजन क्लास कक्षा 12th। आज हम इस रिवीजन क्लास के अंदर बात करेंगे एमटीपी, चिकित्सीय सगर्भता समापन। शॉर्ट में कहा जाता है एमटीपी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, एमटीपी, चिकित्सीय सगर्भता समापन। देखिए, मनुष्य के अंदर गर्भावस्था 9 महीने की होती है, या हम ऐसे कह सकते हैं 270 दिन की होती है, या 38 वीक होती है। अब गर्भावस्था या गर्भावधि पूरी नहीं हुई, उससे पहले यदि कोई दंपति जो प्रेगनेंसी है उसको समाप्त करना चाहे अपनी इच्छा से, तो इसको एमटीपी कहा जाता है। गर्भावस्था पूरी होने से पूर्व दंपति अपनी इच्छा से यदि गर्भ को समाप्त करता है तो इसको एमटीपी कहा जाता है, या मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कहा जाता है। इसके कई कारण होते हैं। भारत के अंदर सर्वप्रथम 1971 के अंदर इसे कानूनी मान्यता प्रदान की गई। कानूनी रूप से इसको इजाज़त दे दी गई या परमिशन दे दी गई कि कोई व्यक्ति यदि अपनी इच्छा से गर्भ समाप्त करना चाहे तो कर सकता है। अब ये जो इच्छा से तो समाप्त कर सकते हैं, लेकिन उस दंपति के लिए, उस महिला के लिए ये सेफ कितने महीने तक है? तो सुरक्षित है ये 3 माह तक। एमटीपी 3 महीने तक सुरक्षित मानी जाती है। इसके बाद में भी यदि कोई एमटीपी करवा सकते हैं, लेकिन महिला के लिए नुकसानदायक हो सकती है। तो 1971 के अंदर कानूनी रूप से मान्यता प्रदान की गई और 3 माह तक एमटीपी को सुरक्षित माना गया। अब यहाँ पर बात आती है कि एमटीपी करवाई क्यों जाती है? कोई दंपति है, वो गर्भ का समापन क्यों करना चाहेगा? इसके कुछ विशेष कारण हैं, उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले अनचाही सगर्भताओं से मुक्ति। एक ऐसी महिला है जो नहीं चाहते हुए भी उसने गर्भ धारण कर लिया या गर्भ धारण हो गया और वो उस गर्भ से मुक्ति पाना चाहती है, तो सबसे पहला रीजन है कि अनचाही सगर्भताओं से मुक्ति। दूसरा, सगर्भता के दौरान माता या भ्रूण उसको किसी भी प्रकार का खतरा हो, गर्भ धारण से उस महिला को कोई नुकसान है, या फिर उस बच्चे को कोई नुकसान है, या फिर दोनों को कोई नुकसान है, या फिर इनकी जान को खतरा हो, ऐसी कंडीशन में डॉक्टर की अनुमति से या डॉक्टर की सलाह से भी एमटीपी की जाती है, या ऐसे गर्भ का समापन किया जा सकता है, किया जाता है। तीसरी अवस्था आती है कि जो गर्भस्थ शिशु है उसमें कोई विकृति है, सोनोग्राफी करवाई, सोनोग्राफी करवाने के बाद उस बच्चे के अंदर कोई ऐसी विकृति है, जैसे मान लो गर्दन में कोई गांठ है या ऐसा कोई रोग है, जेनेटिक डिसऑर्डर है, उस वजह से भी एमटीपी करवाई जाती है। नेक्स्ट है गर्भ निरोधक जो साधन। देखो, एक फैमिली है जिसको संतान की आवश्यकता नहीं है, उन्होंने विभिन्न प्रकार के गर्भ निरोधक साधनों को यूज में लिया और वो गर्भ निरोधक साधन है वो फेल हो गए। ऐसी कंडीशन में यदि गर्भ धारण हो जाता है तो उसको भी हम क्या कहेंगे? अनैच्छिक कहेंगे, मतलब इच्छा के विरुद्ध हो गया, प्राकृतिक क्रिया है, अनिच्छिक है। तो ऐसी जो है सगर्भता है, ऐसा जो गर्भ है, इसका भी समापन करवाया जाता है। तो एमटीपी का ये भी रीजन होता है। और यदि कोई महिला है जिसके साथ में दुष्कर्म हो गया, बलात्कार हो गया, तो ऐसी कंडीशन में यदि गर्भ ठहर जाता है तो वो भी एमटीपी के द्वारा रिमूव किया जाता है या हटाया जाता है। तो ये विभिन्न प्रकार के कारण है एमटीपी के। अब एमटीपी का उपयोग करके, या हम ये कह सकते हैं कि एमटीपी का दुरुपयोग भी होता है। दुरुपयोग किस रूप में होता है? एमटीपी जैसे गर्भ का समापन करना है, उससे पहले कोई दंपति है, उसने क्या किया? लिंग जांच करवाया। लिंग जांच करवाने के बाद में देखा कि पल रहा बच्चा कन्या है या बालिका है, तो उसकी भ्रूणीय अवस्था में हत्या कर दी जाती है, उस भ्रूण का समापन कर दिया जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि एमटीपी का जो दुरुपयोग है वो कन्या भ्रूण हत्या के रूप में हो रहा है। इसका दुरुपयोग करके लोग क्या करते हैं? कन्या भ्रूण हत्या कर रहे हैं। कन्या भ्रूण हत्या भी अपने आप में बहुत ही विकराल रूप में होती है, या हमारे लिए बहुत ही खतरनाक भी है कन्या भ्रूण हत्या। इसके लिए भी सरकार की तरफ से कई नियम, कई जो एक्ट है, कई प्रावधान किए गए हैं कि लिंग
की जांच नहीं होनी चाहिए। यदि लिंग की जांच करते हुए कोई डॉक्टर, कोई दंपति पाया जाता है तो सरकार उसके खिलाफ भी एक्शन लेती है। तो कन्या भ्रूण हत्या अधिक होती है एमटीपी के कारण। अब यौन संचरित विभिन्न प्रकार के रोग। यौन संचरित रोग ऐसे रोग जो यौन क्रिया करने से होते हैं, ऐसे रोग जो जनन क्रिया करने से होते हैं, ऐसे रोग जो सेक्स करने से होते हैं, इनको यौन संचरित रोग कहा जाता है। इनको जैसे एसटीडी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, फुल फॉर्म होगी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, मतलब सेक्स से ट्रांसफर होने वाले रोग। नेक्स्ट आता है वीडी, वेजाइनल डिजीज, योनि से संबंधित रोग, जिसको यौन रोग कहा जाता है, वेजाइनल डिजीज कहा जाता है। आरटीआई, आरटीआई का मतलब है जनन पथ संक्रमण, रिप्रोडक्टिव जो है ट्रैक है उसमें कोई इन्फेक्शन हो गया, जनन अंगों के अंदर कोई संक्रमण होता है, तो ये सभी यौन संचरित रोग है। उदाहरण है इसके सुजाक, जिसको गोनोरिया भी कहा जाता है, सिफिलिस है, क्लेमीडियता है, जननिक हर्पिस है, और ट्राइकोमोनस्ता है, यकृत भी है, और एचआईवी एड्स है। ये सभी यौन रोग है, वेजाइनल डिजीज है या एसटीडी है। अब इन सब में हालांकि सभी खतरनाक है, लेकिन इस पाठ के अंदर हम एड्स या एचआईवी के बारे में बात करेंगे। अब इसके लक्षण की बात करें, ऐसे जो यौन रोग होते हैं, शुरुआती स्टेज में तो जनन अंगों पे खुजली आती है, खुजली के कारण सूजन हो जाती है, जनन अंगों से किसी भी प्रकार का स्त्राव होता है, जनन अंगों के ऊपर मस्से बन जाते हैं। तो इस तरह से ये प्रारंभिक लक्षण होते हैं। ज़्यादा खाज खुजली से जनन अंगों में हल्का सा दर्द भी रहता है, लेकिन लंबे समय के बाद ये एक देखो, ये ऐसे रोग है, हर व्यक्ति डॉक्टर के पास जाने में, उनको जनन अंग बताने में शर्म महसूस करता है, इसलिए ये रोग विकराल रूप धारण करते हैं और उसके बाद में डॉक्टर के पास जाना ही होता है। तो परिणाम की बात करते हैं, दूरगामी इसके जो परिणाम है वो, यदि महिला है तो उसमें गर्भपात हो सकता है, अबॉर्शन हो सकता है, बंध्यता हो सकती है, इनफर्टिलिटी हो सकती है, जनन मार्ग जो है उसका कैंसर भी होता है। लंबे समय तक यदि हम जांच नहीं करवाते हैं, चेक नहीं करवाते हैं, तो ये बड़ी बीमारियां भी हो सकती है। तो ये चिकित्सीय सगर्भता समापन के दौरान हमने बात की। अब हम एड्स के बारे में बात करते हैं। एड्स एग्जाम की दृष्टि से सबसे पहला छोटा सवाल, एड्स किसके कारण होता है, रोगजनक क्या है, तो विषाणु है। विषाणु का नाम क्या है, HIV। HIV का पूरा नाम क्या है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस है। एड्स का पूरा नाम क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम है। जो HIV है इसके अंदर आनुवांशिक पदार्थ RNA होता है। और एड्स दिवस कब मनाया जाता है, 1 दिसंबर को मनाया जाता है। एड्स फैलने के कारण क्या है, एड्स फैलने के कारण है संक्रमित माता है, उसका जो बच्चा है उसमें होगा संक्रमित जो रुधिर है, इसका आदान प्रदान करने से, संक्रमित सुई का बार बार उपयोग करने से, और एक जनन के दौरान, जैसे मान लो एक व्यक्ति है जिसको एड्स रोग है और वो यदि किसी ऐसी महिला से संपर्क स्थापित करता है, लैंगिक संपर्क स्थापित करता है, उससे भी यह रोग होता है। अब कैसे रोक सकते हैं, तो रोकने के लिए ये है कि एक ऐसी महिला जो HIV पॉजिटिव है वो संतान उत्पन्न नहीं करे। फिर रोकने का उपाय है, एक ऐसा व्यक्ति जिसका ब्लड किसी व्यक्ति को दिया जाता है, उससे पहले उसको HIV पॉजिटिव है या नेगेटिव है वो चेक किया जाए। इसके अलावा अन्य जो कारण है कि इस वजह से ये रोग होता है, उनके ऊपर हम रोक लगाकर ये इसको रोक सकते हैं, इसको कम कर सकते हैं। अब इसके लिए जो एड्स है इसको रोकने के लिए लोगों के अंदर जागरूकता अभियान चलाया जाता है। इसके लिए एक सोसाइटी है NACO, NACO, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है। इसके द्वारा लोगों को अधिक से अधिक जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। रेड रिबन आपने नाम सुना होगा, ये NACO जो संस्था है इसके द्वारा चलाया जाने वाला अभियान है। अधिक से अधिक लोगों को एड्स के बारे में जागरूक किया जाता है और ये कहा जाता है कि अज्ञानता से मत मरो, अज्ञानता से मत मरो। और विभिन्न प्रकार की गर्भ निरोधक साधन के बारे में बात करते हैं, जैसे जो निरोध है, जो कंडोम है, इसका अधिक से अधिक उपयोग किया जाए। जिससे क्या होगा कि कोई महिला यदि पॉजिटिव है तो वो, यदि महिला पॉजिटिव है और पुरुष पॉजिटिव नहीं है तो निरोध का उपयोग किया जाएगा, तो इनमें जो फ्लूइड है वो आपस में मैच नहीं होगा या संपर्क में नहीं आएगा, तो जिससे यह रोग फैलने की संभावना
कम रहती है। तो इस तरह से इनका उपयोग किया जाता है। तो ये एमटीपी के बारे में बात हुई, प्लस एड्स के बारे में थोड़ा डिटेल से दे रखा है, तो हमने इसको संक्षिप्त में पढ़ने का प्रयास किया। के बारे में बात करें इनफर्टिलिटी, तो बंध्यता की परिभाषा बिल्कुल सिंपल है। 2 वर्ष तक कोई भी दंपति असुरक्षित सहवास करता है, उसके बाद भी उनको संतान सुख की प्राप्ति नहीं होती है, तो इस कंडीशन को बंध्यता कहा जाता है। क्लियर है? 2 वर्ष तक रेगुलर एक दंपति असुरक्षित संबंध बनाता है, लेकिन सगर्भता की स्थिति उत्पन्न नहीं होती है, इस कंडीशन को बंध्यता कहा जाता है। अब एक फैमिली बंध्य है तो वो परेशान रहेगी, चिंता में रहेगी, लेकिन एक फैमिली है जिनको जैसे मान 2 या 3 संतान की जरूरत है, तो वो हंसी खुशी रहेगी। तो ऐसी कंडीशन में हम ये कह सकते हैं कि जिस दंपति के संतान नहीं है उनको भी संतान प्राप्त करने का पूरा हक है और अधिकार है। तो चिकित्सा क्षेत्र में कुछ ऐसी प्रौद्योगिकी विकसित की गई जिससे बंध्य दंपति को भी संतान सुख प्राप्त हो। ऐसी जो भी तकनीक है इन सब को हम ART या सहायक जनन प्रौद्योगिकी के नाम से जानते हैं। परिभाषा हो जाएगी ऐसे बंध्य दंपति जिनमें विभिन्न प्रकार की तकनीक का उपयोग कर उनको भी संतान सुख प्राप्त करवाया जाता है, उन तकनीक को सहायक जनन प्रौद्योगिकी या ART कहा जाता है। इसमें कुछ एक तकनीक है, देखो सबसे पहले है पात्र निषेचन, IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। पात्र निषेचन का मतलब है एक महिला है उसके अंदर निषेचन नहीं हो सकता, तो शरीर से बाहर, शरीर के अंदर जैसी स्थिति है वैसी स्थिति उत्पन्न कर निषेचन करवाकर शरीर से बाहर कांच के पात्र में, जिसको हम प्रश्न कहते हैं, कांच के पात्र के अंदर शिशु का विकास किया जाता है, तो इसको हम IVF कहते हैं या इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ऐसे जो बच्चे होते हैं इनको टेस्ट ट्यूब बेबी कहा जाता है। अब ये शरीर के बाहर होगा, शरीर से बाहर मतलब प्रयोगशाला के अंदर, लेकिन परिस्थिति वो रहेगी जो माता के गर्भाशय के अंदर होती है। शरीर से बाहर, शरीर के अंदर जो परिस्थिति होती है, ऐसी परिस्थिति उत्पन्न कर निषेचन करवाया जाता है, उसे पात्रे निषेचन कहा जाता है। अब ऐसा क्यों करना पड़ता है? ऐसा उस महिला के अंदर, उस महिला में देखो अंडवाहिनी विकृत हो या फिर उसमें निषेचन नहीं हो सकता हो, ऐसी कंडीशन में ही किया जा सकता है। तो ऐसी महिलाएं जिनमें अंडवाहिनी विकृत है, ऐसी महिलाएं जिनमें निषेचन नहीं हो सकता, उन महिलाओं को संतान सुख प्रदान करने के लिए, देने के लिए IVF या इन विट्रो फर्टिलाइजेशन तकनीक अपनाई जाती है। दूसरी तकनीक है जीवे निषेचन। जीवे निषेचन का मतलब ये जीव के अंदर निषेचन। अब जीव के अंदर निषेचन नहीं हो रहा है, सहायक जनन प्रौद्योगिकियों के द्वारा शरीर के अंदर ही निषेचन करवाया जाता है, इसको इन विवो फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। शॉर्ट में इसे भी IVF कहते हैं। लेकिन ये है जीवे निषेचन, ये है पात्र निषेचन। ये है शरीर के बाहर, ये है जीव के अंदर। देखो गर्भधारण में समस्या है लेकिन निषेचन तो अंदर ही होता है। ऐसी जो तकनीकें हैं वे सब इसके अंदर आती है। अब देखो, अब इसमें सबसे पहले है GIFT, गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। ऐसी महिलाएं हैं जिनमें मादा युग्म का निर्माण नहीं हो रहा है या अंडाणु का निर्माण नहीं हो रहा है, इसलिए हम क्या करते हैं, अंडाणु किसी दाता से लेते हैं। किसी दाता से अंडाणु लिया, मतलब गैमेट लिया, और उस गैमेट को किस में डाल दिया? फैलोपियन ट्यूब के अंदर डाल दिया। अब फैलोपियन ट्यूब के अंदर अंडाणु डाल दिया तो उसमें अंडाणु नहीं भी बना, लेकिन हमने बाहर से डाल दिया तो आगे वाला प्रोसेस अपने आप होगा। तो इसको GIFT कहा जाता है। एग्जाम की दृष्टि से GIFT की फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। तो GIFT गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, दाता जीव से, दाता मादा से अंडाणु लेकर फैलोपियन ट्यूब के अंदर डाला जाता है इस प्रोसेस के तहत। नेक्स्ट ICSI, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, इसमें क्या होगा? इसमें इंजेक्शन के द्वारा शुक्राणु अंडाणु के अंदर डाला जाता है। तो ऐसी महिलाएं जिनमें निषेचन नहीं हो सकता, अंडाणु का निर्माण तो हो रहा है लेकिन निषेचन नहीं हो सकता, इसलिए इस विधि को काम में लिया जाता है और इंजेक्शन के द्वारा शुक्राणु डायरेक्ट अंडाणु के अंदर डाल दिए जाते हैं। अब आगे वाला प्रोसेस प्राकृतिक रूप से हो जाएगा। फिर आता है ICSI हो गया, IUI,
इंट्रायूटेराइन इंसेमिनेशन। इंट्रायूटेराइन इंसेमिनेशन मतलब गर्भाशय के अंदर वीर्य सेचन, इसको कृत्रिम वीर्य सेचन भी कहा जाता है, AI आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। अब इसमें क्या होगा, ऐसे नर जिनमें शुक्राणु नहीं है या शुक्राणु कम है, प्रभावी शुक्राणु कम है, वीर्य सेचन नहीं कर सकते हैं, ऐसे जो नर होते हैं उनमें शुक्राणु या वीर्य निकाल दिया, कृत्रिम रूप से मादा की योनि के अंदर वीर्य को डाला जाता है, इसको आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कहा जाता है। यदि प्राकृतिक रूप से हो रहा है तो उसको हम नेचुरल इंसेमिनेशन कहेंगे, लेकिन कृत्रिम रूप से करवाते हैं तो इसको आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कहा जाता है। IUT इंट्रायूटेराइन ट्रांसफर, और दूसरा है ZIFT जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। इसमें क्या होगा, इसमें नर और मादा इन दोनों से हम क्या करेंगे, दोनों युग्मक बाहर ले लेंगे, कृत्रिम रूप से हमने निषेचन करवाया, निषेचन के बाद में उसमें विदलन हुआ, कोशिका विभाजन हुआ, कोशिका विभाजन होने के बाद कोशिकाओं की संख्या बढ़ेगी, 1 से 2 4 8 16 ऐसे कोशिकाएं हुई। तो जब जो जाइगोट है या जो भ्रूण है वो 8 कोशिकाओं तक है तो इसको तो डाला जाएगा फैलोपियन ट्यूब के अंदर, उस जाइगोट को फैलोपियन ट्यूब में डालेंगे, बाद में आगे वाले प्रोसेस नेचुरल होंगे तो इसको ZIFT कहा जाता है, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। जाइगोट को फैलोपियन ट्यूब के अंदर डाल दिया जाता है जब भ्रूण 8 कोशिकीय होता है। यदि 8 कोशिका से ज्यादा है तो अब उसको फैलोपियन ट्यूब में नहीं डाल सकते, अब किस में डालेंगे, यूट्रस या गर्भाशय में डालेंगे, तो उसको IUT कहा जाता है, इंट्रायूटेराइन ट्रांसफर। 8 कोशिकाओं से यदि अधिक कोशिकाओं वाला भ्रूण है तो अब इसको गर्भाशय के अंदर डाला जाएगा, इसको IUT कहा जाएगा। इनकी फुल फॉर्म एग्जाम के अंदर पूछी जाती है, लास्ट ईयर एग्जाम के अंदर पूछी गई थी। तो देखो GIFT गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, ICSI इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, फिर है IUI इंट्रायूटेराइन इंसेमिनेशन, यहां पर है IUT इंट्रायूटेराइन ट्रांसफर, थोड़ा अंतर है, AI आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, ZIFT जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। तो ये विभिन्न प्रकार की तकनीक है जो बंध्यता के दौरान बंध्य दंपति के ऊपर अप्लाई की जाती है, या ये सभी टेक्निक ART के तहत आती है। एक छोटा सा बिंदु है जिसको हम कहते हैं उल्ब वेधन, क्या नाम है इसका, उल्ब वेधन या एमनियोसेंटेसिस। ये एक ऐसी तकनीक है, एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा पल रहे, गर्भ में पल रहे बच्चे का लिंग जांच किया जाता है। लिंग जांच कर देते हैं, पल रहा बच्चा गर्भस्थ शिशु नर है या मादा, इसकी जांच करने की जो तकनीक है, जो विधि है, इसको एमनियोसेंटेसिस कहा जाता है। अब इस विधि में क्या होता है, जो भ्रूण है, जो जाइगोट है या भ्रूण है, उसमें जो विभिन्न प्रकार की भ्रूणीय झिल्लियां होती है, एक होती है एमनियन, एमनियन के अंदर एमनियोटिक फ्लूइड होता है, उस फ्लूइड को बाहर निकालकर फ्लूइड से इस नर या मादा की जांच की जाती है, लिंग की जांच की जाती है। और लिंग की जांच होने के बाद कन्या भ्रूण हत्या जैसी जो शिकायत हमें प्राप्त होती है या कन्या भ्रूण हत्या जो की जाती है, वो इसके बाद एमनियोसेंटेसिस या जो लिंग परीक्षण है इसके बाद में ये घटनाएं होती है। कन्या भ्रूण हत्या अधिक होती है, क्यों, क्योंकि पुत्र सभी चाहते हैं लेकिन बच्चियों को लोग कम चाहते हैं, इसलिए यदि किसी महिला को पुत्र प्राप्त करना है और यदि गर्भस्थ शिशु है वो कन्या है तो वो लिंग जांच करके कन्या है तो उसको भ्रूण अवस्था में ही मार देते हैं, इसको भ्रूण हत्या कहा जाता है, कन्या भ्रूण हत्या कहा जाता है। यदि नर है, यदि लड़का है तो उसकी हत्या नहीं करते हैं। तो यदि गर्भस्थ शिशु जो गर्भस्थ शिशु वो बालिका है, कन्या है, तो उसको जन्म लेने से पहले ही मार देना कन्या भ्रूण हत्या कहलाता है। तो इस तरह से हमने इस वीडियो के अंदर जो यौन रोग है, विभिन्न प्रकार के यौन रोग, MTP मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, और ये जो इनफर्टिलिटी या बंध्यता है, इसके बारे में इसको बिल्कुल शॉर्ट में हमने रिवाइज करने का प्रयास किया है। इस प्रकार इस वीडियो में इतना ही। इसी के साथ ये जो आपका 4th चैप्टर है जनन स्वास्थ्य, ये भी कंप्लीट हो जाता है। मिलते हैं नए वीडियो में नए रिवीजन बिंदु के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।